हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पीपल एज ए रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्सेज। कि आप पीपल एज अ रिसोर्सेज से क्या समझते हो। तो इट रिफर्स to the fact that the human beings are assessed for an economy and they are the working capital having different productivity skills and abilities. People as resources contribute to the creation of the national product. Growing population may be considered as the positive aspect and a factor of production if people work in an efficient manner so that they are able to contribute to the national growth and development. कि पीपल एज अ रिसोर्स जो है एक इकनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं, और जब उनमें डिफरेंट प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़ होती हैं तो वो वर्किंग कैपिटल में काउंट किए जाते हैं। इसी के साथ में उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो नेशनल इन प्रोडक्ट में भी काउंट होता है। ग्रोइंग पॉपुलेशन में भी कंसिडर एज द पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है ये कि ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या हमारी बढ़ती है वो कंसिडर करती है पॉजिटिव, एक सकारात्मक तथ्य जो है वो प्रोडक्शन को देती है। और अगर पीपल वर्क करते हैं एक एफिशिएंट मैनर में, एक अच्छे तरीके से, सो दैट दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल ग्रोथ, तो वो राष्ट्रीय ग्रोथ को, जो राष्ट्रीय जो तरक्की होती है, डेवलपमेंट होता है उसको, या राष्ट्रीय वृद्धि जो होती है उसको भी, उसमें भी वो अपना योगदान देते हैं, और साथ ही विकास में भी। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। किसी भी नेशन की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, किसी भी नेशन की जो जनसंख्या होती है वो ह्यूमन कैपिटल तब बनती है व्हेन देयर इज़ एन इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस रूप में? शिक्षा, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के रूप में। अब हमें डिफरेंस करना है ह्यूमन रिसोर्सेज, लाइक हाउ इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो दूसरे रिसोर्सेज से किस तरह से अलग है, जैसे लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का पहले हम करते हैं, इट इज़ एन इफेक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये उत्पादन का बहुत ही इफेक्टिव फैक्टर होता है। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ अदर एंड फिजिकल कैपिटल ऑल्सो, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिजिकल कैपिटल होती है। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर प्रोडक्शन, ये सिर्फ उत्पादन के लिए ही नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द कंजम्पशन, उपभोग भी करते हैं। यानी मनुष्य जो हैं वो किसी भी चीज़ का उत्पादन ही नहीं, उसका उपभोग भी करते हैं। टेलर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये ह्यूमन रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। अब हम दूसरे रिसोर्सेज को कंपेयर करते हैं, तो दीज आर पैसिव फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। पैसिव फैक्टर्स का मतलब कि ये एक्टिव नहीं होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक्टिव फैक्टर होगा। एंड दीज फैक्टर्स कांट यूजफुल दैम सेल्फ, क्योंकि इनका अपने आप में कोई यूज़ नहीं होता जब तक कि ह्यूमन रिसोर्स इनको रिक्वायर नहीं करे या उनका यूज़ नहीं करे। दीज फैक्टर्स आर फॉर प्रोडक्शन ओनली। इन फैक्टर्स का हम सिर्फ उत्पादन में इस्तेमाल करते हैं, ये उपभोग नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स इसके कौन से होंगे? मशीन्स हैं, टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल कैपिटल, वेयर एज फॉरेस्ट, वाटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बच्चों इसमें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन में शिक्षा का क्या रोल है? तो फर्स्ट है इसमें, इट इम्प्रूव्स द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये जीवन स्तर को सुधारने में काम आती है। इट इज़ हेल्पफुल इन ओपनिंग न्यू स्कोप। ये नए जो रास्ते हैं वो खोलने में काम आती हैं फॉर द पीपल इन डिफरेंट फील्ड्स एंड प्रोवाइड एनकरेजमेंट, और ये लोगों को प्रोत्साहित भी करती है। इट डेवलप्स नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू ऑफ लाइफ। इससे ज्ञान बढ़ता है, कौशल बढ़ता है, और जीवन का स्तर जो है वो भी ऊपर उठता है। इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग ह्यूमन बिहेवियर। इससे मनुष्य का जो व्यवहार है उसमें भी चेंजेस होते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन एनहांसिंग द टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और ये जो श्रम है उसकी उत्पादकता को बढ़ाने का काम भी करती है। इट प्रमोट्स रेशनल एंड साइंटिफिक आउटलुक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्री।
और देश जब भी कोई साइंटिफिक या रेशनल प्रॉब्लम्स को फेस करता है सो उसके अच्छे सॉल्यूशंस को निकालने के लिए एजुकेशन जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो हेल्थ है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। तो हेल्थ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सेम एज द एजुकेशन। जिस तरह से शिक्षा अपना रोल प्ले करती है तो स्वास्थ्य जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दस इट डज़ नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू डोंट हैव एनी डिजीज़, कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी, बट इट ऑल्सो मीन दैट फेवरेबल कंडीशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। बल्कि इसका मतलब स्वास्थ्य का मतलब क्या है, अच्छी स्वास्थ्य का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपका शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है वो अच्छा रहे, फेवरेबल कंडीशंस में रहे। गुड हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि अच्छा शारीरिक संतुलन हो, हमारा मानसिक हो, और हम समाज में लोगों से अच्छी तरह से रहें। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट हेल्दी, अगर एक व्यक्ति अगर हेल्दी नहीं है तो ही शी वुड नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली वेदर द पर्सन इज़ एजुकेटेड और नॉट। और अगर एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो शिक्षित है या अशिक्षित है, वो अपना 100% अपने काम को नहीं दे पाता है, बिकॉज द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को हेल्प करता है टू रियलाइज़ द पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, किसी भी बीमारी से लड़ने की उसकी क्षमता को प्रोत्साहित करता है। वर्कर्स जो काम करने वाले होते हैं उस हेल्थ इज़ नॉट गुड, जिनके स्वास्थ्य सही नहीं होता है, फॉल सिक क्वाइट ऑफन, जो कि जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, एंड दे कैन नॉट डू देयर जॉब्स एफिशिएंटली, तो वो अपना काम जो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सो द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, तो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए पर्सनस हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहे और वो टू बी गुड, उसके लिए वो अच्छा है। इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी टू द कंट्री, किसी भी नेशन के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी जनसंख्या का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय नीतियाँ बनाई गई हैं उनका जो एम है वो भी इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विद स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जो कोई भी सरकार होती है या कोई भी देश होता है वो अपनी जनसंख्या को स्वस्थ रखने के लिए वहाँ जितने भी परिवार सर्वाइव कर रहे हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे के, उनको अच्छी न्यूट्रिशन सर्विसेज देकर जो है जो अंडर प्रिविलेजेस जो सेगमेंट हैं, यानी जो हमारी गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, उनको हेल्प करना इसका मेन एम होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ, कि हेल्थ का कौन सा जो व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ, कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में जो है हेल्थ किस तरह का रोल प्ले करता है। तो रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमंस वर्किंग लाइफ, कि उसकी वर्किंग लाइफ जो होता है उसमें हेल्थ जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हेल्थ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सेम एज एजुकेशन। हेल्थ डज नॉट मीन दैट यू डोंट हैव डिजीज़, ये जो सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो सेम आंसर इसके साथ में कनेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इसमें, what are the various activities undertaken in the primary sectors, secondary sectors and tertiary sectors, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाती हैं। तो वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द क्लासिफाइड अंडर दीज सेक्टर्स, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्टर्स में जो आता है, द प्राइमरी सेक्टर्स इन्वॉल्व एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड माइनिंग, इसके अंदर ये सब आएंगे। या लैंड्स आर कल्टिवेटेड फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स एंड फॉर अदर फूड आइटम्स, यहाँ पे ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो फूड आइटम्स को ग्रो अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री रिफर्स टू द साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड केयरिंग फार्म एनिमल्स, और इसके अंदर जो इनकी ब्रीडिंग है, इनकी नस्लों को सुधारना है और उनके फार्म्स जो है एनिमल्स के उनको डेवलप करना है। दिस सेक्टर बेसिकली डील्स विद एग्रीकल्चर, ये सेक्टर जो है ये मुख्यतः कृषि से डील करता है। This sector deals with using the resources available in natural form and converting them into some usable products of consumption। ये जो सेक्टर होता है ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड होता है और नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है यूजेबल प्रोडक्ट्स, जिसका कि हम उपभोग कर सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर जो आपकी सेक्टर्स में जो इन्वॉल्वमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स इसके अंदर आता है। टिपिकल अ लार्ज स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग विच रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स और पार्ट इनटू फिनिश गुड, इसके अंदर जो प्रोसेसिंग का जो काम होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो किया जाता है, यानी कच्चे माल से जो है किसी भी चीज़, नई चीज़ का उत्पादन इसमें किया जाता है जो कि यूजेबल हो।
It commonly employs a man-machine setup with division of labor in a large-scale production. टेरिटरी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो टेरिटरी सेक्टर्स इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। टेरिटरी सेक्टर के अंदर ये सारी सर्विसेज इन्वॉल्व की जाती हैं। दिस सेक्टर इज़ predominantly governed by the education section, educated सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये जो सेक्टर होता है ये गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है जो हमारी सोसाइटी का जो एजुकेटेड सेक्शन होता है, शिक्षित जो वर्ग होता है उसके द्वारा। द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस सेक्टर रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ वोकेशनल स्किल एंड नॉलेज। और इस सेक्टर के अंदर जिन लोगों ने स्किल्स और नॉलेज को डेवलप किया है वो इसके अंदर काम कर सकते हैं। दिस सेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एक्टिविटी इन द बोथ द अदर सेक्टर्स। और ये जो सेक्टर होता है ये दोनों जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उनको इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी एंड रिजल्ट इन इकोनॉमिक इनकम। जो भी एक्टिविटीज़ हम पैसे के लिए करते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है, उसका परिणाम जो होता है, इनकम होता है, आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके अंदर जो हैं दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये राष्ट्रीय आय के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो जनरली कैरिड आउट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। और ये ह्यूमन की जो नीड्स होती हैं, मनुष्य की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ दिस रिजल्ट इन मॉनेटरी गेन्स लाइक माइनिंग, फॉरेस्ट्री एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो जो एक्टिविटीज़ मनी के लिए नहीं की जाती हैं या जिनका रिजल्ट जो होता है वो इनकम नहीं होता है उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। और ये जो जनरली हम कहें कि सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हम करते हैं। और इसमें सोशल सर्विस जो भी समाज सेवा हम करते हैं लाइक वॉलंटरी इन एन NGO, चैरिटी एट्सेट्रा। तो इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। वाई आर द वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? औरतों को जो है जेंट्स के मुकाबले या आदमियों के मुकाबले, मेल के मुकाबले जो है कम पे जो है किसी भी काम में क्यों मिलती है? तो उसके फॉलोइंग रीजंस यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। हायर एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोर पे बट सोशली मेल आर प्रियोरिटाइज्ड इन एजुकेशन। अगर हम कहें कि कोई भी हायर एजुकेशन किसी भी काम के लिए ज़रूरी होती है तो जो जेंट्स होते हैं उनकी एजुकेशन हायर होती है एज़ कंपैरिजन टू द वुमेन। ऑन रेगुलर बेसिस ऑन द अदर साइड फीमेल्स आर एजुकेटेड ऑन एन इरेगुलर बेसिस, समटाइम्स नॉट दैट टू। और कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं शिक्षित भी नहीं होती हैं तो उसकी वजह से उनको जो पेमेंट होता है उनके काम का वो कम मिलता है एज़ कंपैरिजन ऑफ जेंट्स। सेकेंड अगर हम बात करें, देयर आर अ फ्यू प्लेसेस वेयर मैन आर पुट एट द टॉप प्रायोरिटी। कई ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे जेंट्स जो होते हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता है बिकॉज ऑफ बीइंग अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। क्योंकि हमारा जो है पुरुष प्रधान देश है तो उस तरह से हम कहें कि पूरे विश्व में ही पुरुषों को सबसे आगे रखा जाता है। तो वुमेन आर कीप्ड इनसाइड द हाउस, महिलाओं को घर में रखा जाता है ड्यू टू विच ट्रेनिंग एंड स्किल्स। तो उसकी वजह से ट्रेनिंग और स्किल्स जो है उनके वो गेन नहीं कर पाती हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्सिबल एंड वेल पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है, आपके पास ट्रेनिंग है तो ही आप अच्छे जो इनकम है वो किसी भी जॉब में कमा सकते हो। देयर आर फ्यू वर्क्स विच नीड्स मोर फिजिकल स्ट्रेंथ। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें शारीरिक क्षमता की अधिक ज़रूरत होती है और वुमेंस जो होती हैं वो फिजिकली वीक होती हैं एज़ कंपैरिजन ऑफ जेंट्स। दस उनका जो पेमेंट होता है वो जेंट्स के मुकाबले कम होता है। फोर्थ अगर हम बात करते हैं, वुमेन आर ऑफनली बर्डन विद द एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हाउस होल्ड कोर्स। और महिलाओं की जो है काम के साथ साथ में घर की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं एंड अनसर्टेन रिसोर्सेज ड्यू टू दिस। और इसकी वजह से जो होता है टेन दैम पे लेसर दैन द मेल्स। और इस वजह से जो जेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में लेडीज़ जो होती हैं उनकी सैलरी जो होती है वो कम होती है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? आप जो बेरोज़गारी की जो टर्म है उसे आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इज़ दैट सिचुएशन व्हेन अ पर्सन वांट्स टू वर्क एट अ गिवन वेजेस बट ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज दे आर अनेबल टू गेट वर्क। कि व्यक्ति चाहता तो है काम करना लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से उसे काम नहीं मिलता है तो वो बेरोज़गारी है। द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 to 59 ईयर्स। जो वर्किंग पॉपुलेशन में उसमें 15 से 59 साल के जो लोग हैं उनको काउंट किया जाता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स बिलो एज ऑफ 15 ईयर्स एंड मैन वुमेंस आर अबाउ एज
59 आर नॉट कैटेगराइज अंडर वर्किंग पॉपुलेशन। 15 साल से छोटी उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं उनको इसमें हम काउंट नहीं कर सकते, और 59 से ऊपर के जो मैन और वुमेन हैं उनको भी हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। द टर्म एम्प्लॉयमेंट इज़ फर्दर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। विलिंग टू वर्क एट प्रिविलेज वेज रेट, जो भी वेजेस रेट है आपकी, जो भी मेहनताना है उस रेट पे अगर आप काम करना चाहते हैं, अंडर दिस अ पर्सन विल बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड व्हेन ही इज़ विलिंग टू वर्क एट द गिवन वेज बट कैन नॉट फाइंड जॉब। यानी जो भी दर हमारी फिक्स की गई है कि इस दर पे डेली वेजेस पे आप काम कर सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर काम नहीं मिलता है, द पर्सन हैविंग नो विल टू वर्क, और कोई व्यक्ति अगर काम करना नहीं चाहता है, डज नॉट गेट द जॉब विल नॉट बी टर्म एज अनएम्प्लॉयड। लेकिन कोई व्यक्ति अगर काम ही नहीं करना चाहता है कोई भी निर्धारित मजदूरी के ऊपर, तो उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। जिस तरह से हम शाकाल की मदर की बात करें तो वो हाउस होल्ड डोमेस्टिक लेडी थी, तो उनको हम जो है इस तरह से अनएम्प्लॉयड में काउंट अप नहीं करेंगे। इस तरह से आप है अंडर 15 to 59 की बात अगर हम करें तो रोमा एंड सिया आर 10 years and 14 years old and their grandfather is 62 years old, so they would not be categorized under the age group of 15 to 59. In this way they would not be called as unemployed, तो उनको भी हम unemployed नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज यानी छिपी हुई बेरोज़गारी क्या है और मौसमी बेरोज़गारी क्या है। तो मौसमी बेरोज़गारी तो वो है, पहले हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि जब एम्प्लॉयमेंट इज़ विच इज़ अ नंबर ऑफ वर्कर्स आर इंक्लूडेड इन अ जॉब वेयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ दूस वर्कर। जैसे कि हमने एक एग्जांपल हमारे चैप्टर में किया था कि अगर किसी खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं एक फैमिली के, तो जो 3 लोग हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी और उस वजह से जो है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। फिर है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है कि ये जो रिफ़र करता है व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू गेट द वर्क ड्यूरिंग द सम स्पेसिफिक सीजन और स्पेसिफिक मंथ्स ऑफ द ईयर। यानी कुछ निश्चित समय या कुछ निश्चित महीनों में जब किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता है तो वो जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेगा, जो कि एग्रीकल्चर में ये चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, वाई इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पिकुलर प्रॉब्लम इन इंडिया, कि भारत में पढ़ी लिखी जो बेरोज़गारी की समस्या है, यानी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ज़्यादा बेरोज़गार हैं, ये जो समस्या सबसे ज़्यादा है ये क्यों है। तो इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स एंड वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इज़ द प्रॉब्लम तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए फर्स्ट रीज़न जो है वो हम ये दे सकते हैं कि देयर हैज़ बीन नेशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग ऑफ द प्रोफेशनल एंड व्हेन दे डू नॉट गेट जॉब, कि जब हम लोग जो है ट्रेनिंग लेते हैं, स्किल बिल्डिंग करते हैं और उसके बाद भी जब उन्हें जॉब नहीं मिलती है, दैन दे कांट कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट, और वो राष्ट्रीय विकास में अपना कोई योगदान नहीं दे पाते हैं, द इन्वेस्टमेंट यील्ड्स नो रिटर्न्स। तो वहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन में, स्किल्स में, ट्रेनिंग्स में, तो वो हमें रिटर्न नहीं हो रहा है। तो इंडिया इज़ अमंग्स द वर्ल्ड्स लीडर व्हेन इट कम्स ऑफ द नंबर्स ऑफ वर्क वर्दी पॉपुलेशन, कि भारत जो है एक बहुत ही लीडर नेशन हम कह सकते हैं जिसके अंदर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट दिस एडवांटेज ट्रांसफॉर्म इनटू अ बैन व्हेन दिस पॉपुलेशन इज़ नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये एडवांटेज जो है वो एक प्रॉब्लम बन जाता है जब हमारी जनसंख्या को काम नहीं मिलता है एंड बिकम्स अ लाइबिलिटी ऑन रेस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, और ये दूसरी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक भार बढ़ जाता है। सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर इशू एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर अंडर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई, कि सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जब ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, वन ऑफ द मेजर इशू, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर अंडर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई, क्योंकि हमारे देश में जो हम ये कहें कि डिस्गाइज जो छिपी हुई बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट्स। The increase in the number of educated unemployed population means that the economic activities too are slowed, कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो मनी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत स्लो हैं डाउन, एज दीज एक्टिविटीज़ वुड हैव बीन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इफ़ दे वर इन फुल पेस।
लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट होता है तो ये एक्टिविटीज़ और भी अच्छी तरीके से हो सकती हैं और नेशनल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आता है, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कौन सा जो हम ये कहें कि कौन सी फील्ड है जिसके अंदर भारत जो है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, वो पैदा कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है इंडिया सबसे ज़्यादा जो हम कहें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो डेवलप कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कि क्या शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार करके हम जो है जो हमारी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है क्या उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी मेड जॉब ओरिएंटेड। कि जो भी हमारा शिक्षा नीति है या शिक्षा का जो सिस्टम है उसके अंदर जो शिक्षा है वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, कि नौकरी लोग करें एंड नॉट जस्ट फॉर द एकेडमिक पर्पज, सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं करें। सेकंड, इसमें हम कह सकते हैं इट मस्ट बी मेड मोर प्रैक्टिकल दैन थ्योरेटिकल। ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए। थर्ड में स्टूडेंट मस्ट मेड अवेयर। बच्चों को जो है हमें जागरूक करना है और उनको प्रोत्साहित करना है अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए, एंड नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन जॉब्स ओनली। कि सिर्फ रोज़गार पे ही डिपेंडेंट नहीं रहें, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हों, अपना कुछ अलग से भी कर सकें। फोर्थ, इसमें हम कह सकते हैं कि वेरियस इनोवेटिव मैथड्स लाइक इंटरेक्टिव कोर्स मटेरियल जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम्स एक्सेट्रा कैन बी हेल्पफुल इन जनरेटिंग इंटरेस्ट अमंग्स द स्टूडेंट्स। तो जिससे स्टूडेंट्स के अंदर जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होता है और वो जॉब ओरिएंटेड बनते हैं। कैन यू इमेजिन सम विलेजेज विच इनिशियली हैड नो जॉब्स अपॉर्चुनिटी बट लेटर वन कैम्प केम अप विद मैनी। कि क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि कुछ जो विलेजेस हैं विच इनिशियली हैड नो जॉब्स अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे कि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कोई भी नौकरी के अवसर नहीं होते, बट लेटर वन केम अप, लेकिन बाद में वहाँ पे डेवलप होते हैं विद मैनी, कई सारे जॉब्स के। तो यस, इट कैन बी इमेजिन दैट सम विलेजेस इनिशियली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी बस लेटर कम अप विद मैनी, लेकिन बाद में वहाँ पे बहुत सारे अवसर हो जाते हैं। वन डे माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट ही वॉज बोर्न इन वेरी स्मॉल विलेज। वो बहुत छोटे से गांव में पैदा हुए थे। ही हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी, ही वॉज सफ़र टू लॉट एवर इवन फॉर टाइनी प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के लिए वो परेशान होते थे। ही हैड गो टू माइल्स एज देवर हार्डली एनी शॉप्स इन विकिनटिरी, कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई दुकानें नहीं होती हैं। ही विल यूज़ टू गो नियर बाई टाउन्स, या पास के गाँव से जाके वो सामान लाते थे। तो उसके लिए जो है कि मैनी प्राइमरी स्कूल्स हैव बीन ओपन इन द विलेज। और आज अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस गाँव में हो जाते हैं, तो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स ओपन हो जाते हैं। टीचर्स टीच देयर, अर्लियर देयर वर लैक ऑफ टीचर्स, कि जहाँ पे टीचर्स की कमी होती है, बाद में वहाँ पे टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। नाउ द विलेजर्स सेंड देयर किड्स टू द स्कूल, तो विलेजर्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, विच वॉज नॉट देयर बिफोर, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड। क्योंकि पहले जो है गांव में बच्चों लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, लेकिन आज भी अगर आज हम गांव में जाके देखें तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है और वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन पे भी फोकस किया जा रहा है। सम ट्रेनिंग सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेट अप ऑन द विलेजेस सो दैट गर्ल्स एंड बॉयज़ कैन गो ओवर देयर एंड लर्न सम वोकेशनल स्किल्स। और ऐसे ही वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए जाते हैं, जहाँ पे बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स जो हैं वो दोनों ही वोकेशनल स्किल्स जो हैं उनको सीखते हैं। अ रिच फार्मर हैज स्टार्टेड शुगर केन क्रशिंग फैक्ट्री इन द विलेज एंड विलेजर्स हैव बीन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री टू अर्न देयर लाइवहुड। कि गांव के अंदर जो है एक बड़े रिच फार्मर ने जो है शुगर केन की फैक्ट्री जो है वहाँ पे डाल दी, और उसकी वजह से गांव के जो काफ़ी सारे लोग हैं वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हो गए हैं और वो अपने जीवन यापन के लिए पैसा वहाँ से कमा रहे हैं। अ विलेजर हैज़ एस्टैब्लिश अ कंप्यूटर सेंटर, और एक गांव वाले ने वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर भी खोला है, एंड हायर फ्यू टीचर्स, और कुछ टीचर्स भी वहाँ पे रखे हैं टू ट्रेन द स्टूडेंट्स, बच्चों को सिखाने के लिए। इन द सेम वे ही गॉट द ट्रेनिंग, ताकि वो ट्रेनिंग जो है लोगों को दे सके। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 15 आपका आता है, विच कैपिटल वुड यू कंसिडर द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड अ ह्यूमन कैपिटल एंड वाई। कि आप जो है इन सब में से किस कैपिटल को सबसे बेस्ट मानेंगे अमंग। तो आंसर है इसमें कि जो ह्यूमन कैपिटल है इज़ द बेस्ट। तो आंसर है अमंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल विल बी कंसिडर द बेस्ट कैपिटल बिकॉज इट इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक एक्टिव प्रोडक्शन फैक्टर का होता है, और ये सिर्फ प्रोडक्शन को ही नहीं बल्कि कंजम्पशन को भी प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं, जो प्रोडक्शन होता है उसको कंज्यूम भी करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो बेस्ट है एज कंपैरिजन ऑफ लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल्स। तो
स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।